ये वाला जो न्यूज़ है ये थोड़ा अटपटा है। इसमें ये बोला है कि सेफ हाउस, अभी जैसे ना मैं आपको बताता हूँ पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म बढ़ रहा है, ठीक है, और अपने को इतना फील नहीं होता बट मिडिल ईस्ट वाले पार्ट में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ह्यूमन एथिक्स, ह्यूमन काइंड के बारे में सोचना, मोरालिटी के बारे में सोचना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम थोड़ा कम सोचते हैं। डायरेक्ट टैक्स अगर आपके ऊपर है तो वो आप ही को भरना है, कोई और आपके बिहाफ पे नहीं भरेगा। इनडायरेक्ट टैक्स आप आगे ढकेल सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है बैंकिंग का। बैंकिंग ओम्बोजमेंट क्या होता है बताइए। इसमें आरबीआई ने एक बहुत बेहतरीन रिपोर्ट सबमिट की जिसमें उसने ये बताया कि हमारे पूरे नेशन में 3 बैंक ऐसे हैं जो सबसे सेफेस्ट बैंक है। अब जैसे हम आरबीआई के बारे में कभी भी पढ़ते हैं तो आप एक चीज पढ़ोगे आरबीआई में, आरबीआई या बैंक्स के बारे में जब भी हम देखेंगे, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ बैंक्स, शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। बताइए मुझे व्हाट इज शेड्यूल बैंक एंड व्हाट इज नॉन शेड्यूल बैंक, क्योंकि ये पढ़ा तो सबने, करेक्ट। क्या होता है, जो आरबीआई का रूल बुक है उसमें शेड्यूल ए एक होता है और शेड्यूल बी होता है। तो शेड्यूल ए में जिस बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जिस बैंक के पास बहुत सारे डिपॉजिटर्स हैं, जिस बैंक ने मार्केट में बहुत सारा पैसा लैंड किया हुआ है, बहुत सारा एटीएम्स है, अलग अलग स्टेट्स में अवेलेबल है, ये सारे बैंक्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली डिपॉजिटर ज्यादा हुए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस बैंक को आरबीआई बोलता है ये हमारे शेड्यूल बैंक्स हैं। गेटिंग में, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है। किस तरह से, लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, लोग इनसे पैसा ले रहे हैं ट्रस्ट वर्दी। अभी सिंपल सी चीज है ना, जैसे सपोज एग्जांपल, अगर आपको मौका मिला किसी बैंक में अपना पैसा रखने का, पीएफ का पैसा है, बड़ा अमाउंट है, कौन से बैंक में रखोगे, गवर्नमेंट ट्रस्टेड बैंक में या प्राइवेट बैंक में? मेक सेंस, क्यों? कल को डूब गया तो? और गवर्नमेंट बैंक है तो श्योरिटी रहता है। जैसे पीएमसी स्कैम हुआ था पुणे, नहीं सॉरी, पीएमसी, हाँ, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पुणे नहीं था, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ये बैंक कोऑपरेटिव बैंक था, इसमें स्कैम और लोगों ने सफर किया। सेम स्कैम पंजाब नेशनल बैंक में कुछ साल पहले हुआ था, डिपॉजिटर का 1 रुपया नहीं डूबा, गवर्नमेंट ने उस बैंक को बचा लिया। गेटिंग माई पॉइंट, आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? तो आप इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक देखोगे तो आप खुद सोचिए ना, जब आप बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो तो योर फर्स्ट अप्रोच विल बी शेड्यूल बैंक। गेटिंग माई पॉइंट? अब इस बार आरबीआई ने एक रिपोर्ट के थ्रू खुद सामने से ये बोला है कि ये जो 3 बैंक है ये हमारे पूरे नेशन के सबसे सेफेस्ट बैंक है। ऑटोमेटिक सबसे पहला कौन सा हो सकता है? एसबीआई, एचडीएफसी। क्यों एचडीएफसी? जब कभी भी मैं प्राइवेट बैंक बोलता हूं ना हमेशा क्लिक होता है एचडीएफसी के बारे में। क्या रीजन होगा, एनी गेसेस? सबसे ज्यादा प्राइवेट कैपिटल है पूरे इंडिया में उसके पास, और प्राइवेट बैंक के सबसे टॉप पोजीशन पे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब हम इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे तो कौन सा बैंक आता है आपका? आईसीआईसीआई। ठीक है, प्लीज ये इंफॉर्मेशन फटाक से लिख दीजिए। ये 3 बैंक को उन्होंने बोला है सेफेस्ट बैंक है, जिसका भी पैसा इस बैंक के पास है। क्यों बोला है? क्योंकि इनका मार्केट में एसेट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। एसेट जो है होल्ड करते हैं ना, बॉन्ड्स, डिबेंचर, प्रॉपर्टी, या जिन लोगों को पैसा लेंड किया है वो सेफेस्ट लेंडर है। उन्होंने पैसा जो लिया है ना, सेफेस्ट, उनका सिबिल स्कोर अच्छा है, ट्रस्ट वर्दी है, और चीजें मॉर्गेज रखी हुई है। सिंपल सी चीज है, जब आप एक घर खरीदते हो, आप उस घर जब लेते हो उसको मॉर्गेज रखते हो, होम लोन के टाइप में, थोड़ा बहुत ऐसा मानते हो? तो बच्चों यही चीज होती है कि अब जब तक आपने पूरा लोन चुकाया नहीं, वो किसकी प्रॉपर्टी है? बैंक की। जिस दिन आपका ईएमआई सब पूरा हो जाता है वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? यहां तक सब मेरे साथ में? और आपको ये पता है ना, रिसेंटली एसबीआई ने यस बैंक, जो प्राइवेट बैंक था, उसको टेक ओवर किया। गेटिंग माई पॉइंट? तो उसका एसेट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो भी न्यूज रखा है मैंने, डोंट वरी। और टॉप 500 एशिया के टॉप बैंक्स में से एसबीआई भी उसमें आ गया है। क्योंकि किसी भी बैंक को आप जब टेक ओवर करते हो उसके एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों आपके हो जाते हैं।
ठीक है, बैंक नहीं, किसी भी कंपनी को भी अगर आप टेक ओवर करते हो, तो आपने सुना मर्जर, एक्विजिशन, अमालगमेशन, वैसा। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है बैंकिंग का। बैंकिंग ओम्बोजमेंट क्या होता है बताइए? नहीं पता? मैं आपको ये समझाता हूं, देन मैं कुछ चीजें डिक्टेट करवाऊंगा आपको, वो लिख लीजिए, ठीक है? कभी भी याद रखिए, जैसे जब कभी भी किसी इंसान की बैंक में जॉब लगती है, बैंक आप जाते हो, तो आप देखते हो लोग है ना बहुत मिसबिहेव करते हैं, बैंक के स्टाफ, कभी कभी। सेकंड, कभी कभी बैंक है ना आपको ओवर चार्ज करता है। जैसे सपोज आप होम लोन के लिए आए मेरे पास, इन्होंने बोला कि सर इतना इतना परसेंटेज होगा, ये सारी चीजें मैंने सब बताया उनको, ठीक है, सब कैलकुलेशन बताया। बट बाद में जब इन्होंने ईएमआई देना स्टार्ट किया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट इनसे लेना स्टार्ट किया, अंडर द नेम कॉल्ड हिडन चार्जेस, कि ये सारे हिडन चार्जेस हैं, आप मुझे प्लीज देना स्टार्ट करो। कैन यू इमेजिन किस लेवल का फ्रॉड है ये? गेटिंग माई पॉइंट? इनके साथ फ्रॉड हो रहा है ना एक तरह का, जो मैं कर रहा हूं, बैंक कर रही है। तो इस बंदे ने कहां जाके कंप्लेंट करना चाहिए बताओ? बैंक में आना चाहिए। किसके पास कंप्लेंट करना चाहिए? बैंक मैनेजर, कि सर ये कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले तो आपने ये बोला। अब बैंक मैनेजर भी बोल रहा है कि नहीं सर वो हमारे हिडन चार्जेस है, आपको पैसा लेने से पहले सोचना चाहिए था। अब किसके पास जाएंगे? वेरी गुड। लेकिन कितने लोग कहां कहां से आरबीआई के पास जाएंगे? दैट डजंट मेक एनी सेंस। और आरबीआई का काम और भी है, बैंक्स पे नजर रखना, पैसा प्रिंट करना, इकोनॉमी को स्टडी करना। अब आरबीआई में ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को बोल के कैबिन है, जहां पे कस्टमर्स का सुना जाता है, बट ऑल ओवर इंडिया से नहीं सुन सकते ना। गेटिंग माई पॉइंट? आर पीपल विद मी ऑन दिस? दैट्स व्हाई आरबीआई ने पिक्चर में एक, बोलते हैं ना, क्वाजी जुडिशियल बॉडी बिठा के रखी है, जिसको बोलते हैं बैंकिंग ओम्बर्समेंट। अब बैंकिंग ओम्बर्समेंट का सबसे सिंपल काम क्या रहता है पता है आपको? कुछ नहीं। आपका अगर बैंक कहीं भी गलत है, आपको लगता है बैंक कहीं भी मिस फंक्शन या मान फंक्शन करता है आपके साथ, आप तुरंत ऑब्जेक्शन ले सकते हो। आप बैंक के अथॉरिटी के अगेंस्ट तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हो, वहां जाके कंप्लेंट करोगे। जैसे अगर आपको कभी फूल किया जाता है, किसी कस्टमर को फूल किया जाता है, तो आपके लिए कंज्यूमर कोर्ट होता है, ये सिमिलर वैसा ही कंज्यूमर कोर्ट टाइप, बट किसका? बैंकिंग के सारे कंप्लेंट। तो इस बार ये नोटिस किया गया कि बैंक्स में 13% कंप्लेंट्स हैं बैंकिंग, रिगार्डिंग बैंकिंग, बैंकिंग सर्विसेज को लेके 13% राइज हुआ। मतलब पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट देयर राइट्स, ठीक है? कभी भी आपको, अभी लिखेंगे आप लोग, जरा बुक निकाल लीजिए, मैं बता देता हूं। टॉपिक दीजिए बैंकिंग ओम्बर्समेंट, बैंकिंग ओम्बर्समेंट। अब इसमें ना मैं आपको डिक्टेट करूंगा पूरा, लिखिए, अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी अंडर आरबीआई दैट रिजॉल्व्स कंप्लेन ऑफ कस्टमर्स विदाउट गोइंग टू कोर्ट, विदाउट गोइंग टू कोर्ट। अब जब कभी भी हम ऐसा किसी अथॉरिटी का बात सुनते हैं, समझते हैं ना, तो हमको ये समझ में आता है, हमको उसका पर्पस ढूंढना है कि भाई इस अथॉरिटी का पर्पस क्या है। लिखिए पर्पस, टू स्टॉप बैंक्स फ्रॉम गेटिंग अवे with delays, negligence, unfair charges and मिस सेलिंग। अब इस इंफॉर्मेशन में क्या बोला गया है यहां पे, कि भाई ध्यान से देखना बच्चों, इस वाले पार्ट पे क्या बोला है, कि जो ग्रोथ है लास्ट ईयर से थोड़ा, जो इस साल का ग्रोथ है वो थोड़ा स्लोअर है, ठीक है, बट ज्यादातर आप देखोगे मोबाइल बैंकिंग और ये वाले पार्ट में, जैसे तो लास्ट ईयर एक चीज चली थी, या ये इसी साल के स्टार्ट में था, डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड्स, ये सारे बहुत हुए थे। तो वो चीज को लेके भी लोगों ने बैंकिंग अम्बर्समेंट में केस किया हुआ, ठीक है? अभी मैंने आपको बताया ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, जिसको आरबीआई ने अथॉरिटी दिया है। और क्या अथॉरिटी दिया है? कि भाई कभी भी आपको किसी भी बैंक के सर्विस को लेके, या बैंक का जो पर्सन है उसको लेके कोई भी कंप्लेंट है, आप डायरेक्ट हमारे पास आइए। वहां पे एक ऑफिसर अपॉइंट करता है आरबीआई खुद, इसका काम ही है आपको जस्टिस दिलाना। गेटिंग माई पॉइंट? आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? यहां तक सब मेरे साथ में? प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए इन्फॉर्मेशन से, कुछ डाउट रहा तो। मैंने आपको ये बोला था ना, ये सबसे सेफेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट
और रिच बैंक है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ शेयर होल्डर्स है, जिसमें ये स्टेक होल्ड करता है, और वो कंपनीज भी ग्रो कर रहे हैं। और जब कंपनीज ग्रो करेंगे, ये भी ग्रो करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी है ना, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नेक्स्ट क्लास में छोटा सा होमवर्क देता हूँ, ट्राई करिएगा। आप लोग है ना, एक छोटा सा ऐसा कीजिए कि जितने भी करंट मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज हैं वो सब लिख के आइए। मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज आपको पता होने चाहिए। क्योंकि देखो, बेसिक अगर देखें तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन देना, इंश्योरेंस करवाना। आई वांट मॉडर्न सर्विसेज। क्योंकि क्या होता है, अभी जब मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा बैंक्स भी ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जब ब्रांड्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक स्कोप बन जाता है ग्रोथ का। उनका भी ग्रोथ होता है ब्रांड्स का, और इनका भी होता है। ठीक है, चलिए आगे चले। अब ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये रिपोर्ट किस बेसिस पे मैं बताता हूं। इधर देखो पहले, सब इधर। क्या लगता है कौन सी कंट्री जिसकी सबसे अच्छी इकोनॉमी होगी? सबसे पहले कड़वा है, पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, यूएसए, क्योंकि डॉलर की हेजेमनी है बस। वेरी गुड। देन जापान नहीं बेटा, जर्मनी। जापान को अपन ने सरपास किया, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। और इंडिया इधर आया। अब जर्मनी क्या सिचुएशन फेस कर रहा है, सेम बताता हूँ। यूथ पॉपुलेशन नहीं है। और जिस भी कंट्री का यूथ पॉपुलेशन, पॉइंट जॉट डाउन करना, देखो इंटरव्यू में काम आएगा, और ऐसे में भी। उसका आईबी का ऐसे का एग्जाम है ना, इसके लिए। यूएस सॉरी, जब जर्मनी का जो पॉपुलेशन है बहुत ओल्ड है, बहुत ज्यादा ओल्ड। और इंडिया के पास कुछ हो ना हो, पॉपुलेशन यंग है। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या होता है, जिस भी कंट्री का पॉपुलेशन वीक होता है या ओल्ड होते जाता है, वहां यंग नहीं आ रहे लोग मेन स्ट्रीम में काम करने। तो जो काम स्टार्टिंग में होता है, जैसे स्टार्टिंग में अपन काम करते हो तो स्ट्रगलिंग काम होता है, एक्स्ट्रा मेहनत करवाई जाती है। जब 40 आप क्रॉस कर लेते हो ना, तो धीरे धीरे रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी डिजाइन ही इस वजह से की है कि जितना यंग इंसान है उससे ज्यादा मेहनत करो। गेटिंग माई पॉइंट? आर पीपल विद मी ऑन दिस? तो जर्मनी का जो पॉपुलेशन क्राउड है, उसमें पोटेंशियल नहीं है उतना मेहनत करने। तो बैक ऑफ द माइंड अपने को क्या चीज क्लियर है, बताओ? एनी गेसेस, क्या चीज क्लियर है बैक ऑफ द माइंड? कि हाँ, कल को अगर ये वीक हुए, इनका पॉपुलेशन ये पीछे हटे, तो इनको टेक ओवर कौन करेगा? इंडिया। और जिस तरह इंडिया का मार्केट ग्रो कर रहा है, जिस तरह हम फीमेल को मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, जिस तरह हम मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को ग्रो करवा रहे हैं, जिस तरह हम एक्सपोर्ट पे ध्यान दे रहे हैं, आई प्रॉमिस यू ग्रोथ होने वाली है। आपको पता है, पहले 5 आवर्स ऑफ वर्किंग था कॉर्पोरेट में, अभी 6 कर दिए। बट कॉर्पोरेट्स को 6 आवर्स ऑफ वर्किंग किया। अलॉन्ग विद दैट, ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी? वेरी गुड, मुंबई है। मेरे बच्चों, अभी एक चीज आप बताओ, आप मुंबई को 24 आवर्स चालू किया। मुंबई चालू रहती है अभी। कितना बढ़िया होगा। फीमेल्स अगर उनकी सेफ्टी को देखा भी जाए, उनको मॉर्निंग में काम करने दो, मेल्स रात को काम कर सकते हैं। इकोनॉमी ग्रो होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। और जैसे पुणे, सॉरी मुंबई को, क्या पुणे को नहीं कर सकते? सूरत को नहीं कर सकते? अहमदाबाद, इंदौर, ऐसे अपन ने 24/7। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स, जुडिशरी, उसको भी 24/7 करने वाले। तो आगे जाके जजेस की भी नीड आने वाली। आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? तो जब चीजें ऐसे लेवल पे हम करेंगे, तो ऑफकोर्स हम जर्मनी को सरपास करने ही वाले। गेट? हाँ, चाइना और यूएस को नहीं कर सकते, उसका रीजन मैं बताता हूँ। चाइना पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकेंड, यूएस। यूएस क्या करता है, डॉलर की हेजिमनी बना के रखता है। और उसकी करेंसी का जितना नीड होगा, तो ऑटोमेटिकली वो चलेगा चीजें। यस? कुछ डाउट है आपको? नहीं? अच्छा, हाथ ऊपर किया नहीं इसके। प्लीज एक बार रीड कर लीजिए, ये सिंपल सी चीज है, इस रिपोर्ट में भी आई। बट अपना टारगेट क्या है? 28। इससे पहले अपन ने क्या किया था, 30 करके रखा था टारगेट। अब हम धीरे धीरे कम कर, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस आ रहा है। अभी रिसेंटली जापान को भी सरपास किया अपन ने। इस साल हमने जापान को सरपास किया। दैट इज द रीजन मैंने आपको बोला था कि अभी जो 26 ईयर आने वाला है ना। कितने बच्चे कॉलेजेस में? अभी कॉलेज में पढ़ते हैं कितने बच्चे अपने पास? आप कॉलेज में हो? आप देखोगे आपके कॉलेज, कौन सा कॉलेज है? कहाँ है? अच्छा, कहाँ? जैसे जितने भी रेप्यूटेड कॉलेजेस है, जो जो जैसे कमेंस हो गया, फर्ग्यूसन हो गया, गरवारे हो गया, यहाँ पे जर्मनी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट? कि यहाँ के स्टूडेंट्स वहां जाएंगे, वहां के यहाँ पढ़ने आएंगे। क्यों?
क्योंकि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में कि जर्मनी है मतलब जर्मन भाषा आनी चाहिए। उनने सेकेंडरी लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिया है इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश भी आती है ना, आप जर्मनी में आके रहिए, कोई दिक्कत नहीं। गेटिंग माई पॉइंट, आर पीपल विद मी ऑन दिस? चलिए प्लीज रीड। अब अपन आते हैं यस बैंक। यस बैंक में बहुत सारे डिपॉजिटर्स के पैसे डूबे, और यस बैंक बहुत 5 एक साल से बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बस उसका कैपिटल बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो प्राइवेट बैंक है। कैपिटल बोलेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखा है, किसी ऐसे बंदे को दिया जो विलफुल है, पैसा देगा, डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो एसबीआई ने बोला कि हमारे पास पोटेंशियल ज्यादा है, गवर्नमेंट का बैकिंग है, हम आपको टेक ओवर करते हैं। और एसबीआई ने पूरा टेक ओवर किया उसको। गेटिंग माई पॉइंट, आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? और जब एसबीआई ने टेक ओवर किया यस बैंक को, ऑटोमेटिकली उसके सारे लाइबिलिटीज भी आए, अलोंग विद दैट उसके सारे एसेट्स। लाइबिलिटीज मतलब जितना मार्केट में उसका पैसा फंसा है, वो सब अभी एसबीआई को चुकाना पड़ेगा। अलोंग विद दैट जितना उसने लोगों को लोन दिया है, जो लोन आने वाला है, और जितने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, जहां जहां उसका इन्वेस्टमेंट है, वो ऑटोमेटिकली एसबीआई का होगा। ये सेम टेक ओवर एचडीएफसी ने एचडीबी फाइनेंस, जो एनबीएफसी है, उसका किया था। जैसे एचडीएफसी बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल रखता है, तो एचडीएफसी ने एक सेगमेंट चालू किया था एचडीबी फाइनेंस, सॉरी एचडीएफसी फाइनेंस। ठीक है। तो एचडीएफसी ने एचडीबी, एक दूसरी कंपनी थी फाइनेंस की, ठीक है, उसका काम था सेमी अर्बन और रूरल एरिया में लोगों को कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में लोन देना। जैसे आपने टीवी लिया, फ्रिज लिया, लैपटॉप लिया, या स्कूटी लिया, तो ये लोग आपको लोन प्रोवाइड करते थे। तो एचडीएफसी ने इसको टेक ओवर किया और अपना एचडीएफसी फाइनेंस बंद कर दी, क्योंकि दो दो कंपनी रख के फायदा नहीं है। और जब इन्होंने एचडीबी को टेक ओवर किया, ऑटोमेटिकली उसके पूरा मार्केट कैपिटल इन्होंने अपने पास रख लिया। गेटिंग माई पॉइंट, आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? ठीक है, प्लीज रीड इट वंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है, दिस वॉज इन न्यूज। इसमें ये बोला कि जो एम्प्लॉयमेंट शेयर राइज हुआ है 30%, कितने मिलियन जॉब्स हुए हैं इन 6 years, और क्यों हुआ है, और कौन कौन से मॉडर्न सर्विसेज हैं? फाइनेंस, आईटी, प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज क्या होता है? सीए, लॉयर, या कोई भी ऐसा, डॉक्टर्स, जो प्रोफेशन है, वो प्रोफेशनल टैक्स भरते हैं, तो उससे हमको आइडिया आता है कि भाई ये प्रोफेशनल सर्विसेज बढ़ रहा है। और ग्रोथ एरियाज लाइक रीजनल जो गैप है वो कम कर रहा है। अब एकदम मोटा मोटा ग्रोथ बताता हूँ इंडिया की किस तरह से हो रही है। सबसे पहला, इंडिया में ना हम टर्जरी सेक्टर, 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। हमारा टर्जरी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। वी पीपल आर वेरी सर्विस ओरिएंटेड, हम कर पाते हैं अच्छे से काम। तो उसमें देखो ये फाइनेंस, आईटी और प्रोफेशनल्स, ये सब उसमें आ गए। गेटिंग माई पॉइंट? प्लस इसमें एक चीज और ऐड करिए, गिग इकोनॉमी, जिसके बारे में अपन बहुत पहले से बात करते आ रहे हैं। व्हाट इज गिग इकोनॉमी? हाँ, नहीं नहीं नहीं, गिग इकोनॉमी मतलब ओला उबर के जो लोग काम करते हैं ना, मॉर्निंग में लॉग इन किया, इवनिंग में लॉग आउट किया, जितना पैसा अर्न किया उन उसका। पहले क्या होता था, आपको पूरा महीना काम करना पड़ता था, फिर आपको सैलरी मिलती थी। इस सिनारियो में ऐसा नहीं है। इधर आप मॉर्निंग में काम करना स्टार्ट करो, इवनिंग में आपने जब भी आपका मन है आपने स्टॉप किया, जितना पैसा कमाया आपके अकाउंट में क्रेडिट। इसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी, GIG। उसने लोगों को बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट दिया, बहुत सारा, और हमारे एम्प्लॉयमेंट में उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया। तो हम इस वाले पार्ट को भी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट, आर पीपल विद मी ऑन दिस? और इसने हमारी ग्रोथ का एक बोलते हैं ना सपोर्ट अच्छा दिया। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहां से ना पर्सन इन न्यूज, बुक्स इन न्यूज, अपॉइंटमेंट्स, ये सारा सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला, मेघालय ने इस बार सबसे पहला ऑर्गेनिक वीक सेलिब्रेट किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? मतलब क्या होता है, जब हम फार्मिंग करते थे पहले पुराने जमाने में, तो हम सब नेचुरल चीजें यूज करते थे, काउ डंग, यूरिन काउ का, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हम यूज करते थे पहले। बट बाद में धीरे धीरे हमें क्या हुआ, हमने किया ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें हमने फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस किए, पेस्टिसाइड इंट्रोड्यूस किए, और HYV, यस, सीड्स इंट्रोड्यूस किए। उसने क्या किया पता है, हमको हेल्प किया हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने में, जो बढ़ा भी।
एक टाइम ऐसा था इंडिया में फेमाइन और फूड इनसिक्योरिटी बहुत रहती थी। आपको याद है मैंने नेहरू जी का इंसिडेंट बताया था, वो यूएस गए थे फूड ग्रेन मांगने के लिए, और न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज छपी थी, अ इंडियन प्रेसिडेंट हैज कम विद अ बेगिंग बाउल। सोचो, ये बोला जाता था इंडिया के बारे में। फिर इंडिया ने 360 डिग्री खुद को चेंज किया। अपन ने ये भी देखा है कि यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन वाज सेट टू बी द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ब्रेड बास्केट में छेद हो गया और इंडिया ने सब टेक ओवर कर लिया। गेटिंग माई पॉइंट, आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? यहां तक सब मेरे साथ में मेरे बच्चों? अब इसमें ना एक चेंजेस है, आपको पता है, और ये चेंज बहुत बढ़िया है, वेरी डिमांडिंग चेंज। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अभी हमारे एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। हम हमारे एग्रीकल्चर को अब एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और जब हम हमारे एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करेंगे ना बच्चों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्या? अगर जितना आप फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और एचवाईवी सीड्स नहीं यूज करते हो, उतना आपका जो फूड ग्रेन जब आप एक्सपोर्ट करोगे, उसका एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाता है यूरोप के मार्केट में, और यूरोपियन पीपल बहुत पैसा देते हैं। दैट इज द रीजन हम हमारे इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। बस हो गया, अभी फूड सिक्योरिटी मिल गया ना, अभी रुक जाओ, अभी सब ऑर्गेनिक, बैक टू बेसिक्स। आप फर्टिलाइजर नेचुरल बनाओगे, पेस्टिसाइड नेचुरल बनाओगे, आप सारी चीजें नेचुरल बनाओगे। बताओ मुझे कौन सा स्टेट है इंडिया में जो फुल्ली ऑर्गेनिक बना है? वेरी गुड। और ये किसने स्टार्ट किया है वीक? मेघालय ने। मतलब गवर्नमेंट का अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक फॉरेन पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो एक्टिव है। एक्ट ईस्ट बोलेगा तो नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं उन सबको सपोर्ट करो, उनको डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में लाओ। इनफैक्ट आपको पता है, हम लोग रोड बना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से थाईलैंड म्यांमार को जाने को, ताकि हम, क्योंकि एक चीज याद रखो, जहां जहां रोड गई है वहां वहां डेवलपमेंट हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट, आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? प्लीज रीड इट वंस। दिस पर्सन वॉज इन न्यूज, क्यों? एक फेमस प्ले राइटर है, टेलीविजन में सीरीज आती है, और इसकी राइटिंग में ना एक थॉट लाइन आती है जिसको हम बोलते हैं फिलोसॉफी। फिलोसॉफी क्या होती है? फिलोसॉफी आपको एक न्यू वे ऑफ लिविंग देता है, एक न्यू थॉट प्रोसेस देता है। तो ये बंदा बहुत फेमस था उसके लिए, इसकी डेथ हुई है, इसका नाम लिख लीजिए बस, आपको पता होना चाहिए। पर्सन इन न्यूज के सेक्शन में, भाई साहब की एज थी 88 जब इनकी डेथ हुई, और इन्होंने थिएटर, फिल्म, रेडियो, टीवी में पूरा काम किया है प्रॉपर तरीके से। और इनको ये जो है ना, वोन अकेडमी अवार्ड भी मिला है शेक्सपियर इन लव के लिए, जो इनका प्ले इन्होंने लिखा था उसके लिए। बस उतना ही। लिटरेचर वाले पार्ट में इनका बहुत ज्यादा न्यूज है, तो कभी आता है ना दिस पर्सन वाज इन न्यूज, इसकी डेथ हुई है अभी, तो आपको पता होना चाहिए क्या होना है। टॉम स्टॉपर्ड। पर्सन, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट डेस्क पे ही अपॉइंटमेंट हुए, कहाँ पे हुई है इनकी अपॉइंटमेंट? कमिटी ऑफ कैबिनेट। और बेसिकली जीएसटी वाले पार्ट में, जीएसटी का जो डिपार्टमेंट होता है ना। अब मुझे एक बात बताइए, चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी। अब मैं इसका फुल फॉर्म आपको सब बताता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ दो टैक्सेस के बारे में। इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस कलेक्ट करते हैं हम? व्हाट इज डायरेक्ट टैक्सेस? जो सर आपकी इनकम पे लगता है, करेक्ट, सब ऐसे ही बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो आपका पीछा नहीं छोड़ता है, बचपन से आप भरते आ रहे हैं, सबने भरा है। मैं ये बोल सकता हूं कि आपने डायरेक्ट टैक्स शायद नहीं भरा हो अगर आप काम नहीं करते हो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सब भर रहे हो, अभी भर रहे हो, बुढ़ापे में भरना पड़ेगा। बट एक माइनर डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्ट टैक्स अगर आपके ऊपर है तो वो आप ही को भरना है, कोई और आपके बिहाफ पे नहीं भरेगा। इनडायरेक्ट टैक्स आप आगे ढकेल सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? और जीएसटी किस वाले पार्ट में आता है? किस में आता है? वेरी गुड। अब जीएसटी में कितने स्लैब्स होते हैं? 5%, 12%, 18% और 40%। 12% दिवाली के टाइम पे हमने हटा दिया। 12% पे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स थे, वो सबको अपन ने किस में लाया? 5% में। और कुछ को डाला है 18%। बस एक चीज, एजुकेशन किस परसेंट पे आता है? 18। मेरी नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको जीएसटी के बारे में इन डेप्थ बताऊंगा, ठीक है? तो बी प्रेजेंट, अपन शायद सैटरडे को ही करने वाले हैं।
उसमें जीएसटी के स्लैब्स, कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट सिनारियो क्या है, और मॉनेटरी पॉलिसी अपना क्वालिटेटिव पॉलिटिक्स, क्वांटिटेटिव पॉलिटिक्स पॉलिसीज हो गया, क्वालिटेटिव करना, अपन उस पर एक बार ध्यान देंगे। ठीक है। तो अब इनको उस विजिलेंस डिपार्टमेंट का हेड बनाया है, अपॉइंट किया हुआ है। तो आप देखते हो ना पर्सन इन न्यूज वाला पार्ट, तो ये उसमें इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिख लीजिए इसका। आप फुल फॉर्म लिख सक, मतलब बता रहा हूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये जो लास्ट का सी है वो कमेटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कमेटी, उसका हेड बनाया है। ठीक है। यूनेस्को ने इस साइट को रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है। अब ध्यान से सुनना, यूनेस्को जब रिकॉग्नाइज करती है तो क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला, जब यूनेस्को रिकॉग्नाइज करती है तो यूनेस्को मेक श्योर करती है कि ये क्लीन रहे। इसमें आधा पैसा गवर्नमेंट देती, आधा पैसा यूनेस्को देती। सेकंड, जब कभी भी, अभी सपोज एग्जांपल, कोई ऐसा प्लेस है जहां आपको घूमने का मन है, चलो ठीक है, उनको नहीं पता था, वो टोक्यो चले गए डायरेक्ट, उन्होंने जाते ही देखा खर्चे बहुत हो रहे हैं। ठीक है। बट अगर उन्होंने वहां के जितने भी व्लॉगर्स हैं उनके व्लॉग देखे होते, तब वो उनको बताते कि ये 10 जगह है जापान में, आप जब पहली बार आ रहे हो यहाँ घूमो। ठीक है। आपको सेव कैसे करना, ब्लॉगर्स बताते हैं पैसे कैसे सेव करना है, कैसे जर्नी, ब्रेक जर्नी करनी है। प्लस उन्होंने यूनेस्को की साइट पे जाके देखा कि जापान की कौन कौन सी मोनेस्ट्रीज हैं, कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेस है। और जब यूनेस्को रेकमेंड कर रहा है, मतलब वो प्लेस की गारंटी यूनेस्को लेता है कि ये क्लीन होगा। पहले ताजमहल यूनेस्को के अंडर नहीं आता था, तो लोग क्या करते थे, पिचकारी मार के आते थे अपना नाम। सोचो ना, शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया, ये कॉलेज का बच्चा, इसको उसका कैंटीन वाला उधार नहीं देता, ये जाके अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, अपना नाम लिख के आ रहा है। और जो वहां पे टूरिस्ट फॉरेन से घूमने आ रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि बाहर तो उसका नाम लिखा था, ये कौन है। गेटिंग माई पॉइंट। और जिस दिन यूनेस्को ने टेक ओवर किया, आई प्रॉमिस यू, सबसे पहला फाइन लिखा गया 5,000 रुपीज, प्यूक करने वाले को, जो पिचकारी मारते ना विमल विमल खा के, 5,000 रुपए। अगर आप नाम लिखते पकड़े जाए तो 10,000 रुपए। क्यों? 5,000 लड़का देगा, 5,000 लड़की देगा। हाँ हाँ हाँ, अब बेटा और सुन और सुन, 6 डंडे दोनों को, जगह आप डिसाइड कर लो, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। कैन यू इमेजिन? ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा कभी किसी को पड़ गया अपने पार्टनर को डंडे, तलाक ही हो जाएगा बाहर निकलते ही, कि तू लिखने क्यों गया, तेरे चक्कर में मुझे भी 6 डंडे पड़े। और जीरो कॉम्प्रोमाइज। इनफैक्ट आप देखोगे गोवा ने रिसेंटली एक लॉ निकाला है, रूल है, लॉ नहीं है, रूल है। इसमें उन्होंने ये बोला कि अगर बीचेस एरिया में आप गंदगी करते दिखते हो, 3 लाख रुपया फाइन है, और नॉन नेगोशिएबल। सोचो कोई ग्रुप ट्रिप मनाने जा रहा है, गलती से ट्रिप के पहले दिन ही ऐसा हो गया, वापस जाएंगे घर बेचारे आधे ट्रिप से ही, और नॉन नेगोशिएबल है। मतलब कम नहीं होगा, काका काई गेहूं कमी करा नहीं हो पाएगा। जैसे फाइन कटा हो, 3 लाख आपको भरना ही है। कैन यू इमेजिन? गेटिंग माई पॉइंट, आर पीपल विद मी ऑन दिस? क्यों? क्योंकि इंडियंस में सिविक सेंस होता ही नहीं है। जैसे उस दिन मैं कोर्ट में खड़ा था, एक अंकल आए पता नहीं रैंडम से, वो मेरे सामने ऐसा, और फिर ऐसा कर रहे हैं। इंडिया है, इधर सब चलता है। गेटिंग माई पॉइंट, आर पीपल विद मी ऑन दिस? तो लोगों में सिविक सेंस नहीं है। अपन डरते कैसे फाइन से? जब जेब से ज्यादा पैसे जाएगा तो इंसान थोड़ा डरेगा। गेटिंग माई पॉइंट, आर पीपल विद मी ऑन दिस? और ये साइट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 3 पार्ट ऑफ इन हिंदू रिलीजन में 3 एरियाज आते हैं, हिंदू, जैनिज्म, बुद्धिज्म, तीनों को केटर करता है। गेटिंग माई पॉइंट, आर पीपल विद मी ऑन दिस? और जब यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे। ये वाला जो न्यूज है ये थोड़ा अटपटा है। इसमें ये बोला है कि सेफ हाउस, अभी जैसे ना मैं आपको बताता हूँ, पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म बढ़ रहा है। ठीक है। और अपने को इतना फील नहीं होता, बट मिडिल ईस्ट वाले पार्ट में ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो ह्यूमन एथिक्स, ह्यूमन काइंड के बारे में सोचना, मोरालिटी के बारे में सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम थोड़ा कम सोचते हैं। दैट्स वाई ये जो पार्ट है, इसको जो अवार्ड दिया यूनेस्को ने और बोला है गांधीयन मेडल दो। और जब कभी गांधी जी का नाम आता है ना, अपने नेशन में थोड़ा इज्जत कम करते हैं, पर जब कभी भी नाम आता है ना, पता है इनडायरेक्टली क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं अपन यहाँ पे? नॉन वायलेंस। वेरी गुड, नॉन वायलेंस। क्योंकि सिंपल है ना, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मानते हो? जैसे आपने मेरी भैंस मारी, तो मैं भी आपका भैंस मारूंगा। दैट डजंट मेक एनी सेंस। किसी ने ना किसी को वहां पे माफी देनी पड़ेगी, किसी को तो रुकना पड़ेगा।
आप बताओ मुझे कौन कौन से वर्ल्ड में नेशन जो लड़ाई कर रहे हैं? वो तो चल ही रहा है, वो आगे भी चलेगा जब तक यूक्रेन बात नहीं सुनेगा रशिया की। यस। और वेरी गुड। ईरान इजराइल, इजराइल पैलेस्टाइन, ऐड ईरान इजराइल वाला पार्ट भी इंडिया का रिलेशन। एक्चुअली उसने मेरे को मॉर्निंग में पूछा था कि सर कौन कौन से नेशंस है जिनके रिलेशंस है, उसका कुछ इंटरव्यू है, एग्जाम है, तो मैंने उसको बताया था कुछ नेशंस, मैं इसराइल भूल गया था। इसराइल भी है, और इसराइल पैलेस्टाइन का इशू वो भी है। गेटिंग माई पॉइंट, आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिस वॉज इन न्यूज, इसको गांधीयन मेडल के लिए बोला गया और यूनेस्को ने खुद बोला। ठीक है, क्यों? ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के लिए। अलोंग विद दैट आने वाले टाइम पे एक क्राइसिस और बढ़ने वाला, मैंने बताया था, इलीगल इमिग्रेशन। और ये पता है किस चीज को जन्म देगा? रेफ्यूजी क्राइसिस। रेफ्यूजी क्या होता है, थोड़ा डिफाइन करूं मैं प्रॉपर तरीके से, रेफ्यूजी क्या होता है? आपकी कंट्री में वॉर हुई, आप लोगों को वहां से लेके दूसरी कंट्री लेके गए, तो ये सारे लोग उस कंट्री के लिए रेफ्यूजीज हुए। ये वॉर से बच गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप परमिशन लेके जा रहे हो, वीजा पे गए हो, इलीगली जा रहे हो, आप इलीगल इमिग्रेंट हो, लेकिन आपकी कंट्री में वॉर हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, लोग परेशान हैं, तब आप शिफ्ट करते हो खुद को। बॉस इस चीज को बोलते हैं रेफ्यूजी। जैसे यूक्रेन का वॉर का आपने एग्जांपल दिया, पोलैंड में यूक्रेन का पूरा क्राउड गया था, तो ये सब रेफ्यूजीज हुए ना वहां पे। गेटिंग माई पॉइंट, आर पीपल विद मी ऑन दिस? प्लीज राइट डाउन। लास्ट न्यूज फॉर डे, इसमें बेसिकली ये देखने की कोशिश की है क्या कि ऑपरेशन ईगल ये चलाया गया था इंडिया में ड्रग्स का जो कार्टल है उसको खत्म करने के लिए। किसके लिए? नाइजीरियन पीपल के थ्रू। हम देखते हैं ना नाइजीरियन पीपल को रोड पे, तो हम क्या बोलते हैं? ड्रग्स का धंधा करता हुआ। एक्चुअली सच है वो चीज़ है। और इंडिया में ड्रग्स क्यों ज्यादा होता है, उसका सिंपल रीजन बताऊं आपको क्या है? हमारे इस साइड में जो कंट्री है, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, उसको गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं, वहां पे ड्रग्स चलता है। और नीचे जब हम आते हैं, थाईलैंड, म्यांमार और मलेशिया, इसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, यहाँ पे भी ड्रग्स बहुत ज्यादा, और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है यहाँ से बना के। और ये दोनों के बीच में भारत आता है, तभी भारत में वो ड्रग्स के इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे, गांव तक पहुंच गए ड्रग्स। कैन यू इमेजिन? और जो चीज विलेज तक पहुंच गई, मतलब सिटी में बहुत ज्यादा हो रही है, तब विलेज तक पहुंचा है। और वो कार्टल को ब्रेक करने के लिए ऑपरेशन ईगल चलाया गया था दिल्ली पुलिस के थ्रू, जहां उन्होंने प्रॉपर तरीके से ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क ढूंढ के निकाला, और जो बंदा इसमें इन्वॉल्व है, ऑल ओवर इंडिया सबको हैंड पिक किया, सबको उठाया गया। आपको पता है पूना में भी बॉम्ब ब्लास्ट का थ्रेट आया था, बहुत बड़ा वाला थ्रेट है, जो दिल्ली में हुआ था ना, एक सेम थ्रेट था। बट जब ये स्टार्ट किया ना ढूंढना, इसके थ्रू टेररिज्म का एक लिंक मिला, और उसके थ्रू ये सारे लिंक्स मिले, तभी आप देखोगे कोंडा वाला रीजन, कैंप वाला रीजन, एटीएस ने खुद चेकिंग की, लोगों को हैंड पिक करना स्टार्ट किया, तो इसके अंडर ये सारी चीजें और हो गई। गेटिंग माई पॉइंट, आर पीपल? क्योंकि क्या होता है, टेररिज्म का सबसे बड़ा फंड इसे ही से आता है। कितना बढ़िया है ना, आप एक चीज करेंगे दूसरा चीज भी होगा। गेटिंग माई पॉइंट, आर पीपल विद मी ऑन दिस? यहां तक सब मेरे साथ में? प्लीज राइट दिस डाउन। ओके, चलिए, लेट्स टेक अ कॉल फॉर टुडे।